यह कहानी है रतन नाम के एक मेहनती किसान की। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके दो पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम बिरजू था। हीरा 5 साल का था और बिरजू 6 साल का। एक दिन रतन शाम के समय थका हारा अपने खेत से घर लौट रहा था कि तभी उसके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। शाम के समय सन्नाटे में ये बच्चा कौन रो रहा है? जैसे ही रतन की नज़र झाड़ियों पर पड़ी तो उसने देखा कि एक नवजात शिशु झाड़ियों में पड़ा हुआ रो रहा था। उस नवजात शिशु को देखकर रतन अपने आप से बोला, राम राम राम, कैसा समय आ गया है। कोई अपने बच्चे को झाड़ियों में छोड़कर कैसे जा सकता है? अगर मैं इसे यहाँ छोड़कर गया तो ये बेचारा तो रात की सर्दी में ठिठुर ठिठुर कर मर जाएगा। मुझे इसे घर ले जाना चाहिए। रतन उस बच्चे को अपने घर ले आया। रतन के हाथों में बच्चा देखकर उसकी पत्नी विमला चौंकती हुई बोली, ए जी, ये किसका बच्चा है? रतन ने सारी घटना बताते हुए विमला से कहा, विमला, ये बच्चा मुझे झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। पता नहीं किसका बच्चा होगा। आप इसे क्यों उठाकर ले आए? इसके माता पिता तो परेशान हो रहे होंगे। विमला, कैसी बातें कर रही हो? मुझे जहां ये बच्चा पड़ा हुआ मिला वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। और तुम तो जानती हो आजकल कितना खराब समय चल रहा है। आज से इस बच्चे की परवरिश हम दोनों करेंगे। पागल हो गए हैं क्या जी? हमारे 2 और बच्चे भी हैं। हमारे खुद के ही खाने के लाले पड़े रहते हैं और ऊपर से आप इस बच्चे की परवरिश की बात कर रहे हैं। चिंता मत करो विमला, भगवान हर किसी के नसीब की रोटी देता है, इसके नसीब की भी देगा। हम इसका नाम मोहन रखेंगे। तो आप ही अपने मोहन को अपने गले से चिपटाए रखिए। मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखना। मैं अपना प्यार अपने पुत्रों में ही बांटूंगी। मैं किसी दूसरे के बच्चे को अपने गले नहीं लगा सकती। समय ऐसे ही बीतने लगा। विमला हमेशा क्रोध भरी नजरों से मोहन को देखती और वहीं अपने दोनों पुत्र राजू और बिरजू को बड़े लाड प्यार से रखती। ऐसे ही 10 साल बीत गए और एक दिन रतन ने अपनी पत्नी से कहा, विमला, तुम्हारा रवैया मोहन के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि वो बेचारा एक अनाथ है। वो जब बड़ा हो जाए तब तुम उसे बता देना। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर रतन गुस्से से घर से बाहर चला गया और उसके बाहर जाते ही रोहन विमला के पास आकर खड़ा हो गया और बड़ी मासूमियत से बोला, मुझे भूख लगी है माँ। हाय, अब बस मैं तुझे खाना खिलाती रहूं। मेरे पास क्या बस यही काम रह गया? मेरी बात सुनो, खाना इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। और यहाँ तुझे मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, समझा? चल पहले घर की पूरी सफाई कर। जब घर की पूरी साफ सफाई हो जाए उसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा। एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और मुझे भी माँ, खाना खिला दो ना। अरे अरे, तुम दोनों को भूख लगी है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम दोनों का मनपसंद खाना बनाया है और मैंने तुम दोनों के लिए देसी घी भी निकाला है। चलो, मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। ए मोहन के बच्चे, चुपचाप अपना काम खत्म कर, तभी खाना मिलेगा। मोहन आंखों में आंसू लिए इस दृश्य को देखकर चुपचाप अपने काम में लग गया। समय ऐसे ही बीतता रहा और एक दिन फिर से रतन अपनी पत्नी से बोला, विमला, मैं सब जानता हूं, तुम मेरी पीठ के पीछे मोहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हो। मैं तुम्हें बता दूं, ये सब तुम ठीक नहीं कर रही। क्या ठीक है और क्या गलत है, ये बताने की तुम्हें मुझे कोई आवश्यकता नहीं। हमारा सहारा हमारे सगे पुत्र हीरा और बिरजू ही बनेंगे। इस अनाथ से हमें कोई सहारा नहीं मिलेगा और ये बात तुम्हें एक ना एक दिन समझ में आ जाएगी। रतन जानता था कि विमला से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वो और बहस ना करके
घर से बाहर निकल गया। समय यूं ही बीतता गया। अब मोहन जवान हो चुका था। मोहन जहां अपने पिता रतन के साथ उसके कामों में हाथ बटाता, वहीं हीरा और बिरजू पूरा दिन गांव में आवारागर्दी करते फिरते। हेलो, आई लव यू जी। चल काम कर अपना। विमला के लाड़ प्यार ने उन दोनों को बिगाड़ दिया था। एक दिन रतन और मोहन अपने खेत में काम कर रहे थे कि तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा और क्रोधित होकर रतन से बोला, देखो रतन, मुझे बस तुम्हारी इज्जत का ख्याल है, इसीलिए मैं तुम्हारे दोनों बेटों से कुछ नहीं कहता। आखिर क्या हुआ मुखिया जी? क्या कर दिया है मेरे बेटों ने? क्या किया है? अरे तुम देखकर भी अंधे बने हुए हो। उन्होंने मेरी एक लौती पुत्री सिमरन का जीना हराम कर रखा है। जब भी वो घर से बाहर निकलती है, तुम्हारे दोनों पुत्र उसे छेड़ने लगते हैं। मुखिया जी, उन दोनों की गलती की मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, उन्हें माफ कर दीजिए। रतन, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, इसी वजह से अब तक चुप था। मेरी बिटिया की शादी होने वाली है। अगर अब तुम्हारे दोनों बेटों ने मेरी बेटी को छेड़ा तो फिर मुझसे मत कुछ कहना। मैं उन दोनों का वो हाल करूंगा कि उनकी नानी याद आ जाएगी। इतना कहकर मुखिया क्रोध से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। शाम के समय रतन अपना काम खत्म करके मोहन के साथ जल्दी से अपने घर आ गया और गुस्से से अपनी पत्नी विमला से बोला, तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिरजू और हीरा को बिगाड़ दिया है विमला। अब तो वो दोनों लड़कियों को भी छेड़ने लग गए हैं। आज मुखिया उन दोनों की शिकायत लेकर आया था। तुम्हें पता है, मेरा सर शर्म से नीचे झुक गया। तुम तो जब देखो मेरे बेटों के पीछे ही पड़े रहते हो और हमेशा इस निठल्ले मोहन की तारीफ करते रहते हो। अच्छा हुआ कि मुखिया तुम्हारे पास गया था शिकायत करने के लिए। मेरे पास आता तो उसकी टांगे तोड़ देती। बकवास बंद करो विमला। अपने बच्चों को डांटने की बजाय उनकी तारीफ करना बंद करो। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे। मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर विमला गुस्से से वहां से चली गई। तभी मोहन अपने पिता रतन से बोला, चिंता मत कीजिए पिताजी, मुझे यकीन है एक ना एक दिन मेरे दोनों भाई सुधर जाएंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो मोहन, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अगले दिन रतन और मोहन खेत पर गए ही थे कि तभी वहां गांव का जमींदार आ पहुंचा और रतन की ओर देखकर बोला, रतन जी, अब तुम्हें अपने खेत में हल चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा जमींदार साहब। तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा हो चुका है। ये सुनकर मोहन बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मोहन सही कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले पूरी बात सुन लो रतन। दरअसल हीरा कुछ दिन पहले मुझसे बहुत सारी रकम लेकर गया था उधार के रूप में, जिस पर मेरा ब्याज लगकर बहुत हो गई है। और जब मैंने कल हीरा से अपनी रकम ब्याज सहित मांगी तो उसने मुझे बड़ा अजीब जवाब दिया कि वो सारी रकम जुए में हार गया है। अब उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। गिरने की जरूरत नहीं है रतन, कर्ज तुम्हारे बेटों ने लिया है तो चुकाओगे भी तुम। या तो तुम मुझे मेरा धन दे दो या फिर तुम मुझे अपना खेत दे दो। आप तो जानते हैं जमींदार साहब, मैं खेत में कड़ी मेहनत करके मुश्किल से 2 रोटी कमा पाता हूँ। मैं सब समझ गया, और ज्यादा दुखड़ा रोने की जरूरत नहीं है। अपने बेटे मोहन को लेकर यहां से दफा हो जाओ, अब ये खेत मेरा है। रतन निराश होकर मोहन के साथ अपने घर चलाया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताते हुए बोला, देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि ज्यादा लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। हीरा की वजह से हमारे पुरखों का खेत हमारे हाथ से चला गया। अपने पति की बात सुनकर विमला गहरी सोच में डूबती हुई बोली, अब मैं समझी कि आज हीरा घर पर क्यों नहीं आया। अगर हीरा ने कोई गलत काम किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिरजू भी ऐसा काम करेगा। मुझे विश्वास है कि हमारा बिरजू मेहनत करके जमींदार जी से अपना खेत जरूर छुड़वाएगा। लेकिन घर पर अभी तक तो बिरजू भी नहीं आया। चिंता मत कीजिए,
बिरजू हीरा जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बिरजू रात तक घर पर लौट आएगा, देखना तुम। अगले दिन रतन सोकर उठा ही था कि इतने में उसके घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। रतन ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर गांव का मुखिया गांव के लोगों के साथ खड़ा हुआ है और रतन को क्रोध भरी नजरों से देख रहा था। अब क्या हुआ मुखिया जी? क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। आज मेरी बेटी का विवाह है और कल रात तुम्हारे बेटे बिरजू ने मेरे घर पर चोरी कर ली। मुखिया जी क्या कहना चाहते हो आप? रतन, कल रात गांव वालों ने अपनी आंखों के सामने से तुम्हारे बेटे को मेरी बेटी के शादी के गहने चुराते हुए देखा है और उसे जंगल की ओर भागते हुए भी देखा है। मैंने अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बनवाए थे और तुम्हारा बेटा मेरी बरसों की मेहनत एक पल में चुरा के ले गया। वहां ये सब बहस हो ही रही थी कि तभी वहां विमला भी आ पहुंची और बोली, मुझे अपने बेटे पर विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकता। विमला ने इतना कहा ही था कि तभी गांव का एक व्यक्ति विमला से बोला, हमने अपनी आंखों से देखा है बिरजू को चोरी करते हुए। अगर बिरजू निर्दोष है तो बुलाओ उसे। उस व्यक्ति की बात सुनकर विमला ने अपनी आंखें नीचे कर ली, क्योंकि सच यही था कि बिरजू रात भर घर नहीं आया था। तभी वह व्यक्ति दोबारा विमला की ओर देखकर बोला, अपनी आंखें नीचे क्यों कर ली? बिरजू रात भर घर नहीं आया ना, और आएगा भी क्यों? मैंने स्वयं अपनी आंखों से उसे जंगल की ओर भागते हुए देखा था। तुम्हारा पहला बेटा हीरा जमींदार जी से कर्जा लेकर सारा पैसा जुए में हार गया और तुम्हारा दूसरा बेटा बिरजू मुखिया की बेटी के गहने चुरा कर भाग गया। इतनी घटिया परवरिश की थी तुमने अपने दोनों बेटों की। देखो, आज मेरी बेटी का विवाह है और मेरी बेटी के गहने तुम्हारे बेटे ने चोरी किए हैं, जो कि भाग गया है। मैं जमींदार जी के पास से होकर आया हूँ। जमींदार जी ने मुझसे कहा कि अगर मैं अपना घर उसके पास गिरवी रख दूं तो वो मुझे उतने ही गहने दे देगा। लेकिन मैं अपना घर गिरवी क्यों रखूं? घर तो गिरवी उनका रखना चाहिए जिनके पुत्र ने चोरी की है। आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? वही जो तुम नहीं सुनना चाहते। अपने परिवार को लेकर इसी समय इस घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं तुम्हारा घर जमींदार जी के पास गिरवी रखूंगा और उससे गहने लेकर अपनी बिटिया की शादी करूंगा। रतन और विमला मुखिया जी के सामने बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन मुखिया ने उनकी एक न सुनी। मुखिया और गांव वालों ने रतन, विमला और मोहन को धक्के मार मार कर उनके घर से बाहर निकाल दिया। रतन और विमला को रोता देख मोहन उनसे बोला, आप चिंता क्यों करते हैं? आपका तीसरा बेटा भी है और वो हूं मैं। मोहन रतन और विमला को जंगल की ओर ले गया और जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। अपने माता पिता का ध्यान रखने के लिए मोहन जंगल में लकड़ियां काटकर राज्य में बेचने लगा। लकड़ियां बेचकर उसे जितना भी धन मिलता उससे उसके परिवार का गुजारा आराम से हो जाता था। विमला हमेशा अपने बेटों की काली करतूतें याद कर करके रोती रहती। एक दिन मोहन विमला से बोला, चिंता मत कीजिए माँ, मुझे यकीन है एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे सगे पुत्र ही मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन हमारा सहारा तुम बने। अगर तुम नहीं होते तो हम दोनों तो भूखे मर जाते। ऐसा मत कहिए माँ, आपने भले ही मुझे पराया समझा हो, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी सगी माँ से भी बढ़कर समझा है। मैंने आपकी डांट को एक माँ की डांट समझकर भुला दिया है। आप भी उन पलों को याद करके अपने मन पर बोझ मत डालिए। इतना कहकर मोहन अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए चला गया। मोहन के जाने के बाद रतन विमला से बोला, देखा विमला, तुम हमेशा मोहन को भला बुरा कहती थी। तुमने कभी भी मोहन को एक माँ के जैसा प्यार नहीं दिया, लेकिन तुमने देखा अंत में मोहन ही हमारे काम आया। इधर मोहन लकड़ियां काट ही रहा था कि तभी उसकी नज़र
झाड़ियों में पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति के शरीर से खून बह रहा था। मोहन तुरंत उसके पास पहुंचा। मोहन ने देखा कि उस व्यक्ति के पास एक बड़ी सी पोटली पड़ी हुई थी जिसके अंदर स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी थी। लेकिन मोहन के मन में इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं देखकर भी लालच नहीं जगा। वह तुरंत जंगल में गया और वहां से जड़ी बूटियों के पत्ते तोड़कर उस व्यक्ति के जख्म पर रगड़ने लगा और कुछ ही देर में वह व्यक्ति होश में आ गया। मोहन उस व्यक्ति की ओर देखकर बोला, मेरा नाम मोहन है। आप बेहोश थे और आपके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन मैंने आपके जख्मों पर जड़ी बूटी लगा दी है। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे पास स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली है, तुम चाहो तो इसे ले जा सकते हो। स्वर्ण मुद्राएं इंसान की जान से ज्यादा कीमती नहीं होती। क्या तुम जानते हो, मैं इस राज्य का राजा विक्रम हूं। मैं यहां से गुजर रहा था कि तभी कुछ डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया, मगर वो मेरी तलवार के आगे टिक नहीं पाए और भाग गए। मगर उनके हमले के दौरान मैं घायल हो गया और खून बहने की वजह से मैं बेहोश हो गया। राजा ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली मोहन को पकड़ाते हुए कहा, देखो, इनकार मत करना। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है। अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो बेधड़क तुम मेरे महल में आ जाना। इतना बोलकर राजा विक्रम वहां से चला गया। मोहन खुशी खुशी स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर अपनी झोपड़ी में आ गया और सारी घटना अपने माता पिता रतन और विमला को बताते हुए बोला, पिताजी, ईश्वर ने हमारी मदद की है। अब हम हमारा खेत और हमारा घर आसानी से छुड़ा सकते हैं। और अगले ही दिन मोहन ने जमींदार का कर्जा चुकाकर अपना खेत छुड़ा लिया। फिर वह मुखिया के पास गया और उसे उसके गहनों के बदले ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर अपना घर भी वापस ले लिया। उसने खेती करने के लिए बहुत सारी और जमीन भी खरीद ली और फिर अपने पिता के साथ खेती करने लगा। फिर एक दिन जब हीरा और रतन अपने खेत पर बैठे हुए आराम कर रहे थे, गांव का ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे बोला, रतन भाई, आपके दोनों बेटे हीरा और बिरजू राजमहल में स्वर्ण मुद्राएं चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और दंड के रूप में राजा ने उन्हें अगले ही दिन फांसी की सजा सुना दी है। रतन तुरंत मोहन के साथ अपने घर पर आ गया और सारी घटना विमला को बताते हुए बोला, कल हमारे दोनों पुत्रों को फांसी दे दी जाएगी। ये सुनकर विमला फूट फूट कर रोने लगी। तभी मोहन विमला से बोला, आप चिंता मत कीजिए मां, मैं अपने भाइयों को घर वापस लेकर आऊंगा। इतना बोलकर मोहन अपने घर से बाहर निकल गया और कुछ ही घंटों में वह राजा विक्रम के महल में राजा के सामने खड़ा था। राजा विक्रम मोहन को वहां देखकर बहुत खुश हुआ और फिर उससे बोला, मोहन मेरे दोस्त, तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं कुछ देर पहले तुम्हारे बारे में सोच रहा था। महाराज, मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आया हूं। कैसी फरियाद मोहन? आपने हीरा और बिरजू नाम के 2 व्यक्तियों को कल फांसी की सजा सुनाई है। आप उन्हें छोड़ दीजिए, वो दोनों मेरे भाई हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे से वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। मोहन, इसकी जगह तुम और कुछ मांग सकते हो, लेकिन मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। उनकी इतनी हिम्मत कि वो राजमहल में चोरी करने के लिए घुस आए। महाराज, उन दोनों के पिता एक किसान हैं और उन दोनों के माता पिता ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं तो इतना आभागा था कि कोई मुझे झाड़ियों में फेंक कर चला गया था। मैं उन दोनों के पिता को अपने पिता से भी बढ़कर मानता हूँ और मैं उन्हें ये विश्वास दिलाकर आया हूँ कि मैं उन दोनों के बेटों को छुड़ा कर ले आऊँगा। मैं ही उस किसान की एक आखिरी उम्मीद हूँ। अगर आपने उन्हें फांसी दे दी तो उनकी एक आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी और वो जीते जी मर जाएंगे। मोहन की बात सुनकर राजा विक्रम को मोहन पर तरस आ गया। ठीक है मोहन, केवल तुम्हारा चेहरा देखकर मैं उन दोनों को छोड़ रहा हूं। राजा विक्रम ने हीरा और बिरजू को छोड़ दिया। हीरा और बिरजू मोहन के साथ मुंह लटकाकर घर आ गए और अपने माता पिता के पास पहुंचकर अपना सर झुकाकर माफी मांगने लगे। इन्हें माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे विश्वास है कि मेरे दोनों भाई आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे।
मोहन ने सच ही कहा था। उस दिन के बाद हीरा और बिरजू पूरी तरह से सुधर गए और रतन का परिवार खुशहाली का जीवन व्यतीत करने लगा।